ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर है 222 और 222 पेज के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है, बीच में ही आया है तत्र प्रधानम अचेतनम भूत योनि इति युक्तम। ठीक है, ये जो पंक्ति चालू हो रही है तत्र इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। ठीक है, पूर्व पक्षी अब अपनी बात रख रहा है। तो बात यह चल रही है कि ब्रह्मसूत्र के इस प्रथम अध्याय में द्वितीय पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण चल रहा है, जिस अधिकरण का नाम है अदृश्यत्वाधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य बताया था यत् तत् अदृश्यम इत्यादि। फिर उसी में अंतिम में आया है तद अव्ययम यत् भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। तो भूत योनि पद आया है। भूत जो महाआकाशादि आकाशादि सब भूत है, जगत कार्य वर्ग है, उसके लिए योनि अर्थात कारण कौन है, इस बात को बताया है। तो जो भूत योनि है उसके लिए ये सब गुण बताए हैं कि जो अदृश्य है, अग्राह्य है, अगोत्र है, आदि आदि करके। किंतु अदृश्यत्वाधिक गुण वाला वो कौन चीज है कि जो भूत योनि है, ये प्रश्न। तब शंका हुई। तो क्या शंका संदेह हुआ कि भूत योनि के रूप में प्रधान को मान लो, अथवा शारीर अर्थात जीव हो सकता है, या परमेश्वर। तीन विकल्प हुए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है कि भूत योनि के रूप में मान लो किसको, प्रधान को। वही अपनी बात रख रहा है पूर्व पक्षी। तो पंक्ति को देखिए, तत्र मतलब उन 3 विकल्पों में से, जो 3 विकल्प हुए हैं उनमें से प्रधानम अचेतनम प्रधानम भूत योनि इति युक्तम। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तो अचेतन अर्थात जड़ ऐसा जो प्रधान है वही भूत योनि है, ऐसा ही मानना उचित है। ठीक है ना। तत्र तेषु विकल्पेषु, उन 3 विकल्पों में प्रधान को ही, जो कि अचेतन है, वही भूत योनि होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। आगे क्यों प्रधान को मानना है भूत योनि के रूप में, तो दिया आगे अचेतनानाम एव तत् दृष्टान्तत्वेन उपादानात्। हेतु बता रहा है पूर्व पक्षी कि भूत योनि करके जो है उस बात को समझाने के लिए दृष्टांत जो दिए गए हैं वे दृष्टांत अचेतन के हैं। तो अचेतन के दृष्टांत हैं, तो इस जगत के लिए कारण अचेतन ही होना चाहिए। और वो अचेतन कौन है? प्रधान है। अतः प्रधान को ही भूत योनि के रूप में मान लो, ऐसा कहता है वो पूर्व पक्षी। क्या कहता है देखिए, अचेतनानाम एव तद दृष्टान्तत्वेन। उस बात को भूत योनि समझाने के लिए जो दृष्टांत दिए वो अचेतन के हैं। तो अचेतनानाम एव तद दृष्टान्तत्वेन उपादानात्, उपादानात् ग्रहणात्, दृष्टांत के रूप में अचेतन दृष्टांत ही लिए गए हैं। अतः जगत के लिए कारण अचेतन ही होना चाहिए, और वह अचेतन है प्रधान, प्रकृति जिसको कहते हैं, 3 गुणों की साम्यावस्था, वही भूत योनि है, ऐसा कहता है वो। तो बोलेंगे कौन दृष्टांत दिए है जरा बताओ। तो दृष्टांत बता रहे हैं क्या, तो वही पर श्रुति में भूत योनि को समझाने के लिए दृष्टांत दिए गए हैं। वे दृष्टांत कौन है? आगे की पंक्ति, यथोर्ननाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथ्व्याम ओषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति इह विश्वम् इति। ये दृष्टांत दिए गए हैं। ठीक है जी। तो देखो भाई, यथा ऊर्ण नाभिः है कि नहीं, सृजते गृह्णते, ऊर्ण नाभि एक दृष्टांत। तो ऊर्ण नाभि नाम का एक कीड़ा होता है,
वो अपनी मकड़ी जिसको बोलते हम लोग जाला बनाने वाली घर में कोने कोने में, ठीक है ना, तो क्या करती है वो कीड़ा, क्या करता है अपने ही पेट में से कुछ वो तंतुओं को निकालता है और मकड़ी जाले को बना देता है, और जब कभी प्रसंग आया तो उसको निगल भी लेता है, खा भी लेता है। तो ये हुआ। तो ऊर्नाभि क्या है, जड़ ही तो है उसका शरीर, ठीक है ना, तो जड़ का अचेतन का दृष्टांत दिया गया है कि नहीं। तो यथा ऊर्नाभि सृजते उत्पन्न करती है, गृह्णते च, एक दृष्टांत। यथा पृथ्व्याम औषधय, पृथ्वी से औषधि उत्पन्न होती है, औषधि मतलब पेड़ पौधे घास ये धान ये सब कुछ उत्पन्न होता है कि नहीं। तो जड़ ऐसे पृथ्वी से ही ये सब उत्पन्न हो रहा है। तो औषधि के लिए योनि कारण के रूप में पृथ्वी को बताया, वो पृथ्वी भी कैसी है, अचेतन है, जड़ है। तो पृथ्व्याम औषधय संभवंती, और यथा सतः पुरुषात्, मिल गया सतः, सतः मतलब क्या, तो सतः का अर्थ लिखिए जीवतः, ठीक है। जीवित पुरुष से क्या उत्पन्न होते, केश लोमाणी, केश और लोम है कि नहीं, जो काटे जाते हैं बाल वो केश हुए, और अन्य शरीर पर जो वह है वो सब लोम हुए। तो केश लोमाणी ये दृष्टांत दिए भाई 3। तथा आगे अक्षरात संभवती इह विश्वम, तथा अक्षरात इह विश्वम संभवती, उस प्रकार उस अक्षर तत्व से यह समस्त विश्व उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो वो अक्षर तत्व कौन है, वही भूत योनि है, वही प्रधान है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। लग गया पंक्ति। तो चलिए, तो यह श्रुति में शुरू में यथा ऊर्णनाभिः सृजते गृह्णते ऐसा आया है, तो उस पर एक छोटा वाक्य लिखते हैं। ऊर्णनाभिः बराबर, ऊर्णनाभिः बराबर लूता कीटः, लूता कीटः, कौंस में लिखे मकड़ी, जाल बनाने वाली मकड़ी होती है ना, हाँ कौन बन। आगे तंतून, तंतून स्वदेहात सृजति, स्वदेहात सृजति उपसंवरति च, उपसंवरति च इत्यर्थः, ठीक है, हो गया। अर्थ देखिए, ऊर्नाभि का मतलब लूता कीट, वो रेशम बनाने वाला कीट वो भी होता है, और ये घर में मकड़ी है ना, इसको लेंगे अभी। तो लूता कीट क्या करता है, वो मकड़ी तंतुन, तंतुओं को स्वदेहात अपने देह से उत्पन्न करता है, और उसी में निगल भी लेता है, उपसंहार भी करता है। ये 3 दृष्टांत हुए, और ये सब अचेतन के दृष्टांत है। ऊर्णनाभि पृथ्वी, और पुरुष, पुरुष का शरीर वो भी तो जड़ ही है, अचेतन नहीं है। ये अचेतन दृष्टांत दिए हुए होने के कारण इस जगत के लिए भी भूत योनि अर्थात कारण जो है वो अचेतन प्रधान ही होगा। अतः भूत योनि के रूप में प्रधान का ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसी बात, अपनी बात पूर्व पक्षी ने रखी। लग गया, आगे चलिए। इति हो गया। ननु ऊर्णनाभिः पुरुषः च चेतनौ इह दृष्टान्तत्वेन उपात्तौ। मिल गया पंक्ति। ये जो पंक्ति आई है ननु, उसके ऊपर लिखिए आक्षेपः। ठीक है, किंतु ये आक्षेप किसके ऊपर किया जा रहा है, पूर्व पक्षी के ऊपर, क्योंकि ऊपर पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी, अब कोई उस पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप कर रहा है। क्या कहता है वो आक्षेप करता, पंक्ति को देखिए। ननु ऊर्णनाभिः पुरुष चेतनौ इह दृष्टान्तत्वेन उपात्तौ। हे पूर्व पक्षी, तुमने कहा कि भूत योनि, जगत के लिए भूत योनि कौन है, जगत के लिए कारण कौन है, इस बात को समझाने के लिए जो दृष्टांत दिए हैं वे दृष्टांत अचेतन के हैं, ऐसा जो तुम कह रहे हो पूर्व पक्षी,
किंतु हे पूर्व पक्षी, उन तीन दृष्टांतों में तो एक तो जड़ है, मान लेते हम, पृथ्वी अचेतन है, किंतु उन तीन दृष्टांतों में से तो ऊर्ध्व नाभि और पुरुष ये दो तो चेतन है, तो चेतन दृष्टांत बताया है। तो कैसे आप कह रहे हो कि दृष्टांत अचेतन दिया है, अतः अचेतन प्रदान ही भूत योनि होनी चाहिए, ये कैसा कह रहे हो? ऐसा आक्षेप करने वाले का भाव पंक्ति देखिए, ननु ऊर्ध्वनाभि पुरुषः च चेतन, दोनों चेतन है, ऊर्ध्वनाभि वो भी चेतन है, पुरुष भी चेतन है, यह दृष्टांतत्वेन उपात्तौ। अतः अभी अभिप्राय क्या होगा फिर आक्षेप करने वाले का कि यदि चेतन के दृष्टांत है तो भूत योनि के रूप में चेतन को ही लेना चाहिए, अचेतन के दृष्टांत है नहीं है। तब इस पर पुनः पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्या बोलता है कि नहीं नहीं, ये चेतन के दृष्टांत नहीं है, अचेतन के ही दृष्टांत है। अब पूर्व पक्षी इन दृष्टांतों को अचेतन दृष्टांत सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है, और यदि वह पूर्व पक्षी इन दृष्टांतों को अचेतन के दृष्टांत है ऐसा सिद्ध कर पाएगा तो उससे क्या सिद्ध होगा फिर उसके मत के अनुसार? जगत का कारण प्रधान है, ये सिद्ध होगा। और वो यदि दृष्टांतों को अचेतन सिद्ध नहीं कर पाएगा तो फिर उसकी बात नहीं मानी जाएगी, ये बात हो रही है। तो पंक्ति देखिए, न इति ब्रूमः, मिल गया पंक्ति। तो न इति ब्रूम एक किसका है, इसके ऊपर लिखिए न इति ब्रूम, ये जो पंक्ति आ रही है ना यहां से आगे, न इति ब्रूम आगे सब उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षिणः समाधानम। पूर्व पक्षिणः समाधानम, ठीक है, मतलब पूर्व पक्षी उस आक्षेप का समाधान दे रहा है। पंक्ति देखिए, न इति ब्रूमः, वो बोलता है ये हम नहीं मानते, क्या अचेतन के दृष्टांत है यही मानते हैं, चेतन के दृष्टांत है यह हम मानते नहीं है। न इति ब्रूमः कैसे, वो बता रहा है, न ही केवलस्य चेतनस्य तत्र सूत्र योनित्वम केशलोम योनित्वम वा अस्ति, ठीक है ना। तो न का अन्वय अस्ति के साथ, तो कैसी पंक्ति होगी, ही केवलस्य चेतनस्य तत्र दृष्टान्ते सूत्र योनित्वम केशलोम योनित्वम वा न अस्ति, ठीक है। क्या हुआ, वाह च है क्या, अच्छा आपके उस च ठीक है, च भी चलता है। तो सूत्र योनित्वम, ठीक है ना, केशलोम योनित्वम च अस्ति, अस्ति के साथ न का अन्वय न अस्ति। तो पंक्ति देखिए, ही वो कहता है, पूर्व पक्षी समाधान दे रहा है, अरे भाई जो जाल के लिए उपादान कारण है वो केवल चेतन थोड़ी है, वो तो शरीर है ना, भले उस शरीर को अधिष्ठान है किसका, चेतन का, तो चेतन से अधिष्ठित चेतन है अधिष्ठान जिसके लिए, ऐसा जो मकड़ी का शरीर, वो शरीर उपादान कारण है तंतु के लिए। और शरीर कैसा होता है, अचेतन होता है, जड़ होता है। हाँ, शरीर को बीच में न लेकर केवल चेतन ही उन तंतुओं के लिए उपादान कारण होता, तब हे आक्षेप करता तुम मान सकते थे कि चेतन का दृष्टांत है करके। किंतु शरीर उपादान कारण है, पुरुष का भी शरीर उपादान कारण है केशलोम के लिए, और मकड़ी का भी शरीर उपादान कारण है तंतुओं के लिए, अतः अचेतन ही तो उपादान कारण है। वहां पर कहा चेतन उपादान कारण है, ये बोल रहा है कौन, समाधान देने वाला पूर्व पक्षी है कि नहीं। पंक्ति देखिए, ही केवलस्य चेतनस्य तत्र, उस दृष्टांत में सूत्र योनित्वम नास्ति, सूत्र का योनि, सूत्र का कारण, सूत्र मतलब वो मकड़ी का जाल, उसका कारण केवल चेतन शरीर नहीं, केवल चेतन नहीं है। उसी प्रकार केशलोम योनित्वम वा न अस्ति, है कि नहीं। कैसा पढ़ेंगे, केवलस्य चेतनस्य, दो वाक्य बनते, केवलस्य चेतनस्य तत्र सूत्र योनित्वम नास्ति, एक,
केवलस्य चेतनस्य तत्र केशलोम योनित्वम नास्ति। केश और लोम के प्रति केवल चेतन कारण नहीं है और तंतु के लिए केवल चेतन कारण नहीं है। फिर कौन कारण है? आगे की पंक्ति, चेतनाधिष्ठितम ही अचेतनम ऊर्णनाभि शरीरम सूत्रस्य योनि पुरुष शरीरम च केशलोम नाम इति प्रसिद्धम। ये जगत में प्रसिद्ध है, शरीर उपादान कारण है करके, योनि है करके। पंक्ति देखिए, चेतनाधिष्ठितम ही, चेतन है अधिष्ठान जिनके लिए, शरीर के लिए, तो चेतनाधिष्ठितम ही अचेतनम कौन? ऊर्न नाभि शरीरम, ऊर्न नाभि का शरीर जो कि अचेतन है। तो अचेतनम ऊर्न नाभि शरीरम क्या? सूत्र से योनि ही, सूत्र के लिए कारण है। कौन? शरीर, ऊर्न नाभि का शरीर जो कि अचेतन है। एक बात और आगे, पुरुष शरीरम च केशलोमनाम इति। तो वाक्य कैसा पूरा करेंगे इन शब्दों को लेकर? शब्द दिए आपको, पुरुष शरीरम च केशलोमनाम, कैसा बोलेंगे? देखो भाई, अचेतनम पुरुष शरीरम केशलोमनाम प्रति योनि प्रसिद्ध। हाँ, तो पुरुष शरीरम शुरू में क्या आया शब्द? अचेतन थोड़ी, चेतनाधिष्ठितम, उसको लेंगे। कैसा पढ़ेंगे? देखिए, चेतनाधिष्ठितम पुरुष शरीरम च केशलोमनाम योनि। आगे का ठीक कहा, ठीक है ना? केश और लोम के लिए योनि है कौन? पुरुष का शरीर। कैसा? चेतन से अधिष्ठित। क्या वाक्य? चेतन से अधिष्ठित ऊर्न नाभि का शरीर सूत्र के लिए योनि है, और चेतन से अधिष्ठित पुरुष का शरीर केशलोम के लिए योनि है। दोनों जगह शरीर ही योनि है, कारण है। और शरीर कैसा है? अचेतन है। भले उसके लिए चेतन अधिष्ठान है, किंतु शरीर तो अचेतन ही है ना, ये बात। आगे, अपीच, मिल गया इतना? अपीच पूर्वत्र अदृष्टत्वादि अभिलाप संभवे अपि दृष्टृत्वादि अभिलाप असंभवात् न प्रधानम अभ्युपगतम इह तु अदृश्यत्वादय धर्माः प्रधाने संभवति न च अत्र विरुध्यमानः धर्मः कश्चित् अभिलप्यते। देखो भाई, ये एक कारण बताया पूर्व पक्षी ने, किस बात के लिए? कि प्रधान ही भूत योनि है, इस बात को सिद्ध करने के लिए। क्या कहता है वो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पहले भाव बता देता हूं। तात्पर्य उसका यह है कि इस अधिकरण के पूर्व में एक अधिकरण हुआ है, ये तो 6 नंबर का अधिकरण है, और 5वां अधिकरण हुआ। 5वां अधिकरण कौन था? अंतर्यामी अधिकरण। तो अंतर्यामी कौन है, इस बात का निर्णय करना था वहां पर। तो वहां पर भी पूर्व पक्षी बोला था अंतर्यामी प्रधान है, किंतु सिद्धांतियों ने कहा कि अंतर्यामी प्रधान नहीं हो सकता। क्यों? भले उस प्रधान में अदृश्यत्वादि गुणों का समन्वय है, किंतु दृष्टृत्व नहीं है। जबकि अंतर्यामी के लिए कहा गया है अदृष्टो दृष्टा, अदृश्य है किंतु दृष्टा है। तो अदृश्यादिक धर्म उस प्रधान में लागू होने पर भी दृष्टृत्व लागू नहीं हो रहा था, अतः अंतर्यामी के रूप में प्रधान को ले नहीं पाए वहां पर पूर्व अधिकरण में। किंतु इस अधिकरण में तो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य जो है अदृश्यत्व, अग्राह्यत्व इत्यादि, वो सभी धर्म लागू पड़ते हैं किसमें? प्रधान में। और ऐसे कोई विरुद्ध धर्म भी नहीं है कि जो प्रधान में लागू नहीं पड़ रहे और बताए हैं वहां पर। अतः भूत योनि के रूप में प्रधान को ही लेना चाहिए। पूर्वाधिकरण की तरह यहां पर बात नहीं है, अतः भूत योनि प्रधान ही होना चाहिए, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्ष। पंक्ति देखिए, अपीच, मिल गया? अपी के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, ननो
पूर्वम निरस्तम प्रधानम ननु पूर्वम निरस्तम प्रधानम कथम उत्थाप्यते बराबर भूतयोनित्वेन शंकते। भूतयोनित्वेन शंकते तत्र आह अपि च इति। ठीक है ना। देखो भाई, कोई कहेगा उस पूर्व पक्षी को, अरे भाई पूर्वम निरस्तम प्रधानम, पीछे तो प्रधान का निराकरण कर दिया है, जगत के लिए कारण नहीं है ऐसा सिद्ध कर दिया है बहुत बार। कथम उत्थाप्यते, अर्थात भूत योनि है, जगत के लिए कारण है प्रधान, यह बात आप पुनः कैसे कह रहे हो, ऐसा पूछेंगे उस पूर्व पक्षी को। तब वो उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी अपीच इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए, अपीच मिला पूर्वत्र, पूर्वत्र मतलब पूर्वाधिकरण में, इसके पहले के अधिकरण में अदृष्टत्वादि अभिलाप है कि नहीं, अदृष्ट, हाँ, अपीच पूर्वत्र अदृष्टत्वादि अभिलाप संभवे अपि। अभिलाप शब्द का अर्थ होता है कथन। पूर्व अधिकरण में प्रधान में अदृष्टत्वादिक का कथन संभव हुआ है, किया है, तो भी उसको अंतर्यामी के रूप में हम नहीं ले पाए, क्योंकि उस अंतर्यामी में रहने वाले ऐसे कुछ धर्म बताए गए हैं पीछे कि जो प्रधान में नहीं है। उदाहरण दृष्टुत्व, अतः अंतर्यामी के रूप में हम प्रधान को नहीं ले पाए पूर्व अधिकरण में, किंतु यहां ऐसी बात नहीं है, ये कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, अपीच पूर्वत्र अदृष्टत्वादि अभिलाप संभवे अपि, उनका कथन प्रधान में होने पर भी दृष्टुत्वादि, दृष्टुत्व दृष्टा वगैरह, दृष्टुत्वादि अभिलाप कथन असंभवात, दृष्टुत्वादि धर्म का कथन प्रधान में हम कर नहीं पाए, कोई नहीं कर सकता क्योंकि प्रधान जड़ है। तो दृष्टुत्वादि अभिलाप असंभवात न प्रधानम अभ्युपगतम, अभ्युपगतम स्वीकृतम, प्रधान को स्वीकार नहीं कर पाए पीछे अधिकरण में। ठीक है, तो यह अभ्युपगतम पद आया है, उसके ऊपर एक वाक्य छोटा, प्रधानम अंतर्यामित्वेन, प्रधानम अंतर्यामित्वेन न स्वीकृतम इत्यर्थः। प्रधानम अंतर्यामित्वेन न स्वीकृतम इत्यर्थः। चलिए भाई, मतलब प्रधान को अंतर्यामी के रूप में स्वीकार हम लोग नहीं कर पाए पीछे के अधिकरण में। क्यों? दृष्टुत्वादि अभिलाप असंभवात, न आया उसके आगे, न प्रधानम अभ्युपगतम, प्रधान को अंतर्यामी के रूप में नहीं कह पाए। बराबर, आगे चलिए, यह तो अस्मिन अधिकरण है, तो इस अधिकरण में वैसी बात नहीं है। यह तो अदृश्यत्वादय धर्माः प्रधाने संभवति, अदृश्यत्व, अग्राह्यत्व, अगोत्र, अवर्णत्व इत्यादि सभी धर्म प्रधान में संभव है। यह तो अदृश्यत्वादय धर्माः प्रधाने संभवन्ति, लग गया। और न च अत्र विरुध्यमानः धर्मः कश्चित् अभिलप्यते, है नहीं, न का अन्वय अभिलप्यते के साथ, च अत्र, अत्र मतलब इस भूत प्रधान को भूत योनि कहते समय, अर्थात इस प्रसंग में, इस अधिकरण में, अत्र विरुध्यमानः धर्म, ऐसा कोई विरोधी धर्म भी नहीं है जो भूत योनि में बताया हो और प्रधान में संभव न हो रहा हो, ऐसा कोई विरोधी धर्म भी नहीं है। अतः भूत योनि के रूप में प्रधान को लेने में कोई दिक्कत नहीं, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। न च
च अत्र विरुद्यमान धर्म कश्चित न अभिलप्यते। हो गया जी। तो कुल मिलाकर क्या निर्णय हुआ फिर पूर्व पक्षी के अनुसार? भूत योनि प्रधान ही है और दृष्टांत भी अचेतन के ही दिए हुए है। अतः भूत योनि करके कोई परमात्मा बिरमात्मा नहीं हो सकता, अपितु प्रधान ही है। लग गया जी। आगे चलिए। ननु यह सर्वज्ञ सर्वविद, मिल गया। देखिए उसके ऊपर ननु के ऊपर आक्षेप। ठीक है। अब पुनः कोई दूसरा व्यक्ति आक्षेप कर रहा है उस पूर्व पक्षी के ऊपर, मतलब पूर्व पक्षी की बात को सिद्ध नहीं होने दे रहा है, आक्षेप करता। तो आक्षेप वो ननु के पहले एक वाक्य लिखिए। ननु के पूर्व में प्रधाने प्रधाने विरुध्यमानः विरुध्यमानः बराबर विरुद्धः। आगे असंभावितः असंभावितः कौंस में लिखिए असंगतः असंगतः कौंस बंद वाक्यशेषः वाक्यशेषः अस्ति इति शंकते ननु इति। ठीक है। देखो भाई, तो कोई आक्षेप करने वाला कह रहा है उस पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी तुम कह रहे हो कि भूत योनि के रूप में प्रधान को ले लो, क्योंकि उसमें अदृश्यत्वादि सब गुण समन्वित हो रहे हैं, अविरोधी कोई गुण है ही नहीं है। किंतु ये पूर्व पक्षी उस प्रधान में विरुद्धमान, विरुद्ध प्रधान में न रह सकने वाला ऐसा कोई धर्म है कि जो वाक्य शेष में बताया है। उस प्रकरण का निर्णायक जो वाक्य वहां श्रुति में मुंडकोपनिषद में वाक्य शेष वहां पर बताया है, वही लिख के दिया आपको। प्रधान में विरुद्धमान अर्थात विरुद्ध असंभावित प्रधान में न रह सकने वाला ऐसा धर्म बताया है वाक्य शेष में। तो वाक्य शेष ऐसा है कि जो समन्वित नहीं होगा प्रधान में, अतः भूत योनि के रूप में आप प्रधान को नहीं ले सकते। कौन कह रहा है? आक्षेप करने वाला कह रहा है। किसको? पूर्व पक्षी को। तो वही देखिए पंक्ति में आइए, ननु यह सर्वज्ञ सर्वविद, वही उसी प्रकरण का वाक्य मुंडकोपनिषद का, इसको वाक्य शेष कह दिया है, निर्णायक वाक्य कह दिया है उस प्रकरण का वाक्य शेष। तो यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वज्ञ है वही सर्वविद है और वही क्या है? भूत योनि है, ऐसा कहा है वहां पर। तो सर्वज्ञ और सर्वविद प्रधान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और ये बताया है यहां पर भूत योनि जो होगा वो सर्वज्ञ है सर्वविद है, अतः प्रधान को आप भूत योनि के रूप में मान नहीं सकते, ऐसा आक्षेप करने वाला कह रहा है। ननु यह सर्वज्ञ सर्वविद इति अयम वाक्य शेष, यह वाक्य शेष निर्णायक वाक्य उस प्रसंग में आया हुआ अंतिम का वाक्य निर्णय देने वाला। इति अयम वाक्य शेष अचेतने प्रधाने न संभवति, अचेतन प्रधान में संभव नहीं है। कथम प्रधानम भूत योनि प्रतिज्ञायते, ऐसा आक्षेप करने वाला पूछ रहा है पूर्व पक्षी को। तो प्रधानम भूत योनि कथम प्रतिज्ञायते, प्रधान ही भूत योनि है ऐसी प्रतिज्ञा तुम कैसे कर रहे हो? अर्थात ये तुम्हारी प्रतिज्ञा करना ठीक नहीं है। अर्थात हाँ, प्रधान भूत योनि हो नहीं सकता, ये कह दिया आक्षेप करने वाले ने। लग गया पंक्ति। आगे चलिए। अत्र उच्यते, मिल गया। तो अत्र उच्यते के ऊपर लिखिए पूर्व पक्षिणः समाधानम। ठीक है जी।
तो देखो भाई, अत्र उच्यते, पूर्व पक्षी उसका पुनः समाधान दे रहा है। अब ध्यान दीजिए, क्या समाधान देगा पूर्व पक्षी? आक्षेप क्या किया गया कि वाक्य शेष के साथ विरोध आ रहा है। वो वाक्य शेष क्या है? वो वाक्य यह सर्वज्ञ सर्वविद, इसके साथ विरोध आ रहा है प्रधान को कहा भूत योनि मानने में, है कि नहीं? तब वो पूर्व पक्षी क्या कहेगा? अरे भाई, यह जो भूत योनि तो प्रधान ही है, किंतु यह जो वाक्य शेष है ना, कौन सा? यह सर्वज्ञ सर्वविद, उसका अर्थ अलग है। वो अर्थ क्या है उसका? वो समझा रहा है कौन? पूर्व पक्षी। उसकी संगति लगा दे रहा है, और उसकी संगति लगा पाएगा पूर्व पक्षी तो उसके मत के अनुसार सिद्ध होगा फिर कौन? प्रधान ही भूत योनि है करके। तो कैसी संगति लगाता है वो पूर्व पक्षी? उस वाक्य शेष के वाक्य की, यह सर्वज्ञ सर्वविद इस वाक्य की वो दे रहे। अत्र उच्यते, लग गया जी। तो अत्र उच्यते के पूर्व में एक वाक्य लिखिए, तो अभिप्राय समझ में जल्दी आता है। लिखिए, उद्धरण चिन्ह में अक्षरात् परतः परः, अक्षरात् परतः परः, उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यत्र पंचम्यंत अक्षर शब्देन, पंचम्यंत अक्षर शब्देन भूत प्रकृते है, भूत प्रकृते है बराबर प्रधानस्य, प्रधानस्य प्रत्यभिज्ञानात्, प्रत्यभिज्ञानात् अर्धविराम, प्रथमांत पर शब्दोक्तस्य, प्रथमांत पर शब्दोक्तस्य जगन निमित्त ईश्वरस्य, जगन निमित्त ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वादिकं भवति, सर्वज्ञत्वादिकं भवति पूर्णविराम। तेन यह सर्वज्ञः, यह सर्वज्ञः इति वाक्यशेषः अपि, इति वाक्यशेषः अपि न विरुध्यते, न विरुध्यते इति आह अत्र इति, इति आह अत्र इति। ठीक है जी, अर्थ को देखिए भाई, क्या कहना चाहता है पूर्व पक्षी? अत्र उच्यते इत्यादि के द्वारा वो पहले ही समझा लिया, तो ध्यान दीजिए। तो एक वाक्य आता है उसी प्रकरण में, अक्षरात् परतः परः, ठीक है ना? इत्यत्र, यहां पर दो शब्द है, एक पंचम्यंत एक प्रथमांत है। तो परतः अक्षरात् परः ऐसा पढ़ेंगे, तो परत और अक्षरात्, अक्षरात् पंचम्यंत हुआ, परत उसका विशेषण, परत अक्षरात्, फिर आगे परः ये प्रथमांत है। ठीक है, अब यहां पर पंचम्यंत जो अक्षर शब्द है ना, तो उससे किसका ग्रहण करना? भूत प्रकृति का, भूतों का जो प्रकृति है, उपादान कारण है, भूत योनि है, वो कौन? प्रधान। तो अक्षर शब्द से किसको लेंगे? प्रधान को। और उस प्रधान से, प्रधान की प्रतिज्ञा की है, और उससे हाँ हुआ ना, फिर आगे प्रथमांत जो पर शब्द है, उससे उस प्रथमांत पर शब्द का अर्थ लेंगे ईश्वर। वही करें, प्रथमांत पर शब्दोक्तस्य कौन है वो? जगन निमित्त ईश्वरस्य, जगत का नियामक जो ईश्वर, उसको लेंगे, है कि नहीं? को किससे? पर शब्द से, और वही सर्वज्ञत्वादि गुण वाला है। तो अर्थ क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, अक्षरात् पर। तो अक्षरात् शब्द से क्या? प्रधान से वो पर है। पर है कौन? कोई ईश्वर है, और वो सर्वज्ञ है। और वाक्य शेष जो है, यह सर्वज्ञ सर्वविद, यह वाक्य शेष सर्वज्ञता और सर्वविदता बता तो रहा है, किंतु पंचम्यंत जो अक्षर शब्द है, उसका अर्थ जो प्रधान है, वह सर्वज्ञ है, वह सर्वविद है, ऐसा नहीं बता रहा है वाक्य शेष।
अपितु पंचम्यंत शब्द जो अक्षर जिसका अर्थ है प्रधान, उससे श्रेष्ठ है कोई पर जो प्रथमांत है। परमात्मा कोई ईश्वर है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वविद है, वो ऐसा बता रहा है कौन? वाक्य शेष। अर्थात वाक्य शेष जो है यह सर्वज्ञ सर्वविद, यह वाक्य शेष, इसका समन्वय किधर लगाना? परमात्मा की तरफ लगाना है, प्रधान के तरफ नहीं। तब प्रधान के साथ कोई विरोध नहीं है, प्रधान को भूत योनि मानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो भूत योनि हुआ प्रधान, फिर वाक्य शेष उसके साथ विरोध आएगा? नहीं आएगा। वाक्य शेष ये कहता है कि भूत योनि जो प्रधान, उससे जो पर है ईश्वर कोई दूसरा, वो सर्वज्ञ और सर्वविद है, ऐसा बता रहा है। अर्थात तो उस वाक्य शेष को भूत योनि जो है उसमें मत लगाओ, भूत योनि तो प्रधान है यहाँ पर, ऐसा लगा लेंगे तो वाक्य शेष के साथ भी विरोध नहीं होगा, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अभिप्राय समझ में आया क्या? पंक्ति देखिए फिर आगे भाष्य में, अत्र उच्यते, मिल गया ना, यया तद अक्षरम अधिगम्यते यत् तत् अदृश्यम इति अक्षर शब्देन अदृश्यत्वादि गुणकम भूत योनिम श्रावयित्वा पुनः अंते श्रावयिष्यति क्या? अक्षरात् परतः परः इति। लग गया? देखो भाई, अत्र उच्यते, तो वहां का प्रकरण थोड़ा बता रहे हैं मुंडकोपनिषद का कि यया तद अक्षरम अधिगम्यते। अधिगम्यते शब्द का अर्थ है न्यायते, ठीक है। तो यया जिस विद्या के द्वारा उस अक्षर तत्व को जाना जाता है, यया तद अक्षरम अधिगम्यते, वो कौन है अक्षर? यत् तत् अदृश्यम अदृश्यम इत्यादि पंक्ति में गया, यत् तत् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम इत्यादि। इति इस प्रकार से अक्षर शब्दे न, अक्षर शब्द ने कौन बताया? वो दे रहे, अक्षर शब्दे न अदृश्यत्वादि गुणकम, अदृश्यत्वादि गुण वाला भूत का योनि, भूतों का योनि बताया है, जो कि प्रधान है। कौन कर रहा है सब? पूर्व पक्षी। अदृश्यत्वादि गुणकम भूत योनिम श्रावयित्वा, ऐसा श्रुति ने श्रवण कराया, श्रवण करा कर फिर पुनः अंते आगे जाकर बताया है श्रुति ने क्या? पुनः अंते श्रावयिष्यति, आगे श्रवण कराएगी क्या? अक्षरात् परतः। तो परतः अर्थात श्रेष्ठ ऐसे अक्षर से वो पर है, तो श्रेष्ठ ऐसे अक्षर शब्द से कौन लेंगे? प्रधान, और उससे पर है कौन? परमात्मा। और वो जो श्रेष्ठ बताया परमात्मा, उधर लगाएंगे वाक्य शेष को, यह सर्वज्ञ सर्वविद, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अक्षरात् परतः पर इति लग गया। आगे देखिए, यत्र यह परः अक्षरात् श्रुतः, थोड़ा अन्वय, यत्र यह अक्षरात् परः श्रुतः, ठीक है ना? देखिए आगे, श्रुत आगे सरल है। तो यत्र मतलब इन मंत्रों में, अक्षरात् परतः पर इस मंत्र में, यह जो अक्षरात् परः श्रुत, अक्षर से, अक्षर शब्द का अर्थ जो प्रधान, उससे परः श्रुत, उससे पर बताया गया है। अक्षरात् परतः परः, जो पर बताया गया है सह सर्वज्ञ सर्वविद संभविष्यति, वो सर्वज्ञ है और वो सर्वविद है, ये संभव हो रहा है। ठीक, फिर आगे, प्रधानम एव तू अक्षर शब्द निर्दिष्टम भूत योनि, ठीक है ना? तो इस अंतिम शब्द, अंतिम वाक्य का अन्वय, अक्षर शब्द निर्दिष्टम भूत योनि तू, अक्षर शब्द निर्दिष्टम भूत योनि तू प्रधानम एव, ठीक है जी। अक्षर शब्द के द्वारा निर्दिष्ट, अक्षर शब्द के द्वारा बताया गया भूत योनि तो प्रधान ही है, यह निर्णय दिया किसने? पूर्व पक्षी ने। ये बात भूलना नहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना? तो यहां तक पूर्व पक्षी हुआ, और भी थोड़ा वाक्य आ रहा है आगे, किंतु यहां तक जो चिंतन हुआ, इस चिंतन से क्या सिद्ध हुआ? पूर्व पक्षी ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि भूत योनि प्रधान ही है कि नहीं? क्योंकि उस प्रधान में अदृश्यत्वादि सभी गुणों का समन्वय होता है, और ऐसा कोई विरुद्ध धर्म भी नहीं है कि जो भूत योनि में बताया है
और भूत योनि प्रधान लेंगे तो उसमें समन्वय नहीं होगा, ऐसा कोई विरुद्ध धर्म भी नहीं है पीछे पीछे के अधिकरण की तरह। अतः भूत योनि प्रधान है। हाँ, यह सर्वज्ञ सर्वविद यह वाक्य शेष तो है, किंतु वह वाक्य शेष भूत योनि जो प्रधान उधर नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसी प्रकरण में एक वाक्य आता है अक्षरात् परतः पर। अक्षर शब्द करते हैं प्रधान, उससे पर बताए भगवान को, परमात्मा को, वो सर्वज्ञ है सर्वविद है, ऐसा लगा लेंगे। भूत योनि में वो वाक्य शेष नहीं लगाएंगे प्रधान में। अतः प्रधान ही भूत योनि है, इस बात की सिद्धि हो जाती है, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। लग गया पंक्ति? तो ये बात हो गई भाई। और एक वाक्य पढ़ते, यदा तु योनि शब्द निमित्तवाची, योनि शब्द के दो अर्थ बताए थे, उपादान कारण, निमित्त कारण। यदि योनि शब्द करते उपादान कारण करते हैं तो भूत योनि हो जाता है कौन? प्रधान। ठीक है। अब यदि योनि शब्द का अर्थ, बोलते जाओ, यदि हाँ, यदि योनि शब्द का अर्थ निमित्त कारण करते हैं, उपादान की बात समाप्त हुई। यदि योनि शब्द का अर्थ निमित्त कारण करते हैं तो भूत योनि बन जाएगा कौन? शारीर, जीव बन जाएगा, है कि नहीं? अतः भूत योनि के रूप में इन दोनों में से किसी को ले लो, प्रधान को या जीव को, किंतु परमात्मा नहीं ले सकते। देखिए, यदा तु योनि शब्द निमित्तवाची, निमित्त कारण ऐसा अर्थ है योनि शब्द का। यदा तु योनि शब्द निमित्तवाची तदा शारीर अपि भूत योनि स्यात्। शारीर जीव, जीव भूत योनि हो जाएगा। कैसे फिर भूत योनि कैसा बनेगा? आकाश आदि समस्त जगत का कारण, निमित्त कारण जीव कैसा बनेगा? तो उसके लिए बता रहे, धर्माधर्माभ्याम भूत जातस्य उपार्जनात् इति। मिल गया? उपार्जनात्, उपार्जनात् मतलब ग्रहण किया गया है धर्माधर्म को भी जगत के प्रति कारण, क्योंकि सभी कार्य के लिए कारण होते हैं कौन? धर्माधर्म। अदृष्ट, साधारण नौ कारण में अदृष्ट भी आता है। अदृष्ट क्या मतलब? धर्माधर्म, क्योंकि जीव पाप पुण्य कमाता है विहित निषिद्ध कर्म करके, और उस कर्म का फल भोगने के लिए उस भोग के अनुकूल सृष्टि बन जाती है, अर्थात सृष्टि के लिए निमित्त कारण जीव का धर्माधर्म भी है। ठीक है, तो वही कह रहे, धर्माधर्माभ्याम भूत जातस्य उपार्जना, धर्माधर्म, धर्माधर्म के द्वारा ही भूत जात, भूतों का समूह, यावत कार्य वर्ग उत्पन्न होता है, सृष्टि उत्पन्न होता है, ऐसा माना गया है। ठीक है ना? धर्माधर्म से भी भूत योनि, भूत जात समूह, भूत समूह, कार्य वर्ग, सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, सृष्ट होते हैं, ऐसा माना गया है। अतः निमित्त कारण मानेंगे, योनि शब्द का अर्थ निमित्त कारण, ऐसा करेंगे तो भूत योनि के रूप में बन जाएगा कौन? जीव, है कि नहीं? उपार्जनात् इति, यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। अब आगे एवं प्राप्ते, मिल गया? उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। ठीक है, तो एवं प्राप्ते अभिधीयते, अब सिद्धांत बोल रहा है। तो पूर्व पक्ष ने अपनी बात सिद्ध कर दी कि भूत योनि के रूप में एक तो प्रधान है, नहीं तो जीव, बस तीसरा नहीं है। अब उस पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्धांती बताएंगे कि भूत योनि के रूप में परमात्मा ही है, न तो प्रधान है और न तो जीव है। इस बात को बताएंगे। ठीक, इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।